पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक नगर है नंदीग्राम, जहां 14 मार्च 2007 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अर्थात सीपीएम के कैडर ने राज्य की कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय किसानों का नरसंहार कर दिया था। इस नरसंहार को नंदीग्राम नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यदि इस नरसंहार की तुलना जलियांवाला बाग और स्टालिन द्वारा किए गए नरसंहारों से भी करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए जानते हैं आखिर क्या था नंदीग्राम नरसंहार और कम्युनिस्टों ने इसे कैसे दिया था अंजाम। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। भारत के लोकतंत्र में नंदीग्राम का नरसंहार एक ऐसा काला अध्याय है जिसे वामपंथी मीडिया, कम्युनिस्ट विचारकों एवं एजेंडाधारी समूहों ने देश से छिपाने का प्रयास किया। हालांकि वो काफी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि वास्तविकता में इस घटना को लेकर समाज में कोई व्यापक विमर्श और चर्चा कभी नहीं देखी गई। इस घटना को अंजाम देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार थी, लेकिन इस नरसंहार को छिपाने और दबाने के लिए कांग्रेस ने भी पर्याप्त भूमिका निभाई। दरअसल अपने 4 दशक के शासनकाल में कम्युनिस्ट नीतियों के चलते पश्चिम बंगाल जैसे समृद्ध राज्य को कम्युनिस्टों ने गर्त में ला दिया था। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, वहीं राजनीतिक हिंसा भी अपने चरम पर थी। कम्युनिस्टों की शासन प्रणाली के चलते पूरे प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता था। इस बीच कम्युनिस्ट सरकार ने कुछ विदेशी उद्योगपतियों के साथ मिलकर रासायनिक कारखाने स्थापित करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण की शुरुआत की। इस बीच यह जानना भी जरूरी है कि यह औद्योगिक घराना जिसके लिए यह सब किया जा रहा था वह इंडोनेशिया का सलीम ग्रुप था, जिसका रासायनिक उद्योग यहाँ प्रस्तावित था। इस उद्योग के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अर्थात सीपीएम ने किसानों को बिना विश्वास में लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट सरकार नंदीग्राम की 10,000 एकड़ जमीन पर कब्जा करना चाहती थी, जो स्थानीय गरीब किसानों की थी। स्थानीय किसान इस भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध थे और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए भूमि रक्षा कमेटी बनाई। इस बीच किसानों के समूह ने जनवरी से मार्च 2007 के बीच पूरे क्षेत्र की सड़कों को ब्लॉक कर दिया। कई कम्युनिस्ट नेताओं को यहां से भगाया गया। वहीं बदला लेने के लिए किसानों पर अंधाधुंध कम्युनिस्ट सरकार ने एफआईआर दर्ज कराए। कम्युनिस्ट सरकार की नाकामी और विदेशी उद्योगों को किसान की जमीन देने की जिद ने पूरे क्षेत्र में हिंसा का वातावरण पैदा कर दिया। इस बीच किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने माओवादी और नक्सली भी मौका तलाश रहे थे। फिर दिन आता है 14 मार्च 2007 का। इस दिन प्रशासन ने नंदीग्राम से किसानों की एकता को, उनके ग्रुप को, उनके विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों को नंदीग्राम भेजा गया और वो किसानों को खत्म करने का आदेश लेकर नंदीग्राम पहुंचे थे। इस बीच कम्युनिस्ट सरकार के निर्देश पर पुलिस ने नंदीग्राम में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद किसान एक के बाद एक मरते गए। इस घटना के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने तो मरने वालों के आधिकारिक आंकड़े केवल 14 ही बताए, लेकिन कुछ अपुष्ट खबरों एवं रिपोर्ट्स में कहा गया कि 100 से अधिक किसान इस घटना के बाद से लापता हो गए थे। 200 से अधिक किसान इस गोलीबारी के दौरान घायल हुए, जिसमें 50 से अधिक किसान ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती थे। इस नरसंहार को पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार ने अंजाम दिया था। हालांकि इस बर्बरता पूर्वक किए गए नरसंहार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अकेली शामिल नहीं थी, बल्कि परोक्ष रूप से उन्हें कांग्रेस का भी मौन समर्थन प्राप्त था। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस नीति यूपीए की सरकार को समर्थन देने की एवज में उन्होंने इस मामले की कभी कड़ी केंद्रीय जांच नहीं होने दी।
नंदीग्राम में हुए इस नरसंहार का मामला केवल किसानों की हत्या करने या पुलिस द्वारा गोली चलाने तक ही सीमित नहीं था। यह इससे भी अधिक भयावह और नृशंस था। कुछ रिपोर्ट से यह जानकारी मिली थी कि पुलिस बलों के साथ जो लोग फायरिंग कर रहे थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल थे। इसके अलावा यह भी सामने आया था कि घटना स्थल से जो गोलियां प्राप्त हुई है उन्हें पुलिस के द्वारा उपयोग ही नहीं किया जाता है, बल्कि जो गोलियां मिली थी उन्हें उस क्षेत्र के अपराधियों के द्वारा उपयोग किया जाता था, जो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे थे कि पुलिस के भेष में कुछ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और नेता भी थे जो अनाधिकृत रूप से किसानों का नरसंहार कर रहे थे। यह घटना इतनी नृशंस थी कि एक पीड़ित ने अपनी आप बीती बताते हुए पुलिस को या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बताया था कि जो पुलिस की गोली ने उनके किसान भाई के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे, और जब वो अपने भाई के शव को ले जाना चाहते थे तो कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस ने शव को जबरन छीन लिया और कभी उन्हें उनके भाई का शव वापस नहीं दिया गया। वहीं एक किसान परिवार की महिला ने भी यह बताया कि कैसे उनके परिवारों की महिलाओं के साथ भी इन लोगों ने दुष्कर्म जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। पुलिस की वर्दी में आए लोगों ने इन सारे कृत्यों को वहां पे किया था, दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया था, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई थी। एक बुजुर्ग महिला ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बयान देते हुए, इस घटना की जानकारी देते हुए बताया था कि उसके सामने पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने 2 युवतियों से दुष्कर्म किया था। एक अन्य पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ इतनी बेरहमी से ज्यादती की गई थी कि वो घंटों तक बेहोश पड़ी थी। इन महिलाओं की शिकायत पर ना ही कभी कोई एफआईआर दर्ज की गई और ना ही कभी इनका कोई स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अब एक बार कल्पना कीजिए, क्या पुलिस की वर्दी में इस हद तक किसानों के साथ हिंसा और उनके परिवारों के साथ दुष्कर्म करना बिना राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के समर्थन के हो सकता था क्या? इस पुलिस की वर्दी में जो कम्युनिस्ट कैडर गोली चला रहे थे, क्या वही दुष्कर्म कर रहे थे? इन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिल पाए, ना ही पीड़ितों को कभी उचित न्याय मिल पाया, क्योंकि राज्य की सीपीएम की सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पूरे मामले को दबा दिया। हालांकि आज जो कम्युनिस्ट समूह, उनके विचारक या तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो किसानों के हित की बात करती हैं, उनकी सच्चाई यही है कि उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों का न सिर्फ बर्बरता से नरसंहार किया, बल्कि उनके घर की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को भी अंजाम दिया। यही कम्युनिस्ट पार्टी और उनके विचारकों की सच्चाई है। यह था द नैरेटिव का एक एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।